नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, हम लोग बिहार की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए लगातार हम आपके साथ लाइव थे, लगातार हम आपका क्लास ले रहे थे और अभी हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए जिसकी एग्जाम 15 तारीख को होने वाली है, उसके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी के कुछ वैसे प्रश्न जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और वैसे प्रश्न जिसके टर्मिनोलॉजी समझने में बच्चे को परेशानी होती है, उन सारे प्रश्न को लेकर हम आ चुके हैं। आप लोग लगातार ए टू जेड क्वेश्चन को देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझती जाइएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आपको किसी भी तरह से साइंस में समस्याएं ना हो। तो आइए मेरे दोस्त, देखते हैं एक से एक बढ़कर प्रश्न, और यदि आपको इसका आंसर पता है या लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए तो आप लोग आंसर कमेंट जरूर करेंगे। तो आइए मेरे दोस्त, देखते हैं। सबसे पहला जो ये आपका सवाल है, वो सवाल कहता है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका को, यानी आपके बॉडी के प्रत्येक सेल जो है, आपकी शरीर की प्रत्येक कोशिका जो है, उस कोशिका को ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है। यानी ये ऑक्सीजन के बारे में है कि आपके बॉडी में, यानी आपके जो सेल है, इस सेल में ऑक्सीजन किसके माध्यम से जाता है। तो आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन का जाता है या ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है, तो ये सर्कुलेशन की जिम्मेवारी जो है वो रक्त को होता है। सर्कुलेशन की जिम्मेवारी जो है ये आपके ब्लड को होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये तो ठीक है सर, सेल में ऑक्सीजन की बात करेगा या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेगा या हार्मोन्स की बात करेगा या अन्य पोषक तत्वों की बात करेगा कि उसका सर्कुलेशन आपकी बॉडी में किसके माध्यम से होता है। तो इसका जो एक सिंपल आंसर होगा वो आंसर आपका ब्लड होगा। लेकिन आपको पता है चूंकि ब्लड के भी कई एक पार्ट्स होते हैं ब्लड में, जैसे आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, ब्लड के भी ये सारे पार्ट्स होते हैं। तो अब सवाल चूंकि यहां पर आपके ऑप्शंस में है कि आरबीसी अर्थात लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स हो गया, श्वेत रुधिर कणिका यानी डब्ल्यूबीसी हो गया, हार्मोन द्वारा हो गया, तो अब इनमें चूंकि ब्लड के पार्ट से क्वेश्चन था, ये थोड़ा डेप्थ में जाके क्वेश्चन था, तो अब ध्यान देना है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन इस ब्लड में जो आपका आरबीसी रहता है, जिसकी मात्रा या जिसकी संख्या जो है वो आपका मैक्सिमम रहता है। यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत कम रहती है और आरबीसी की संख्या जो है वो आपके ब्लड में मैक्सिमम रहता है, और इसी आरबीसी का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। यानी आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल रुधिर कणिका द्वारा जो है आपके कोशिका में, शरीर के विभिन्न सेल में जो है ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसका सर्कुलेशन होता है। तो मेरे दोस्त यहां से क्लियर हो गया, ये सेकंड स्टेप का क्वेश्चन था। एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता तो इसका आंसर ब्लड होता अर्थात खून होता, लेकिन ये अब डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स ये सब आंसर दिया, तो आपका आंसर यहां से क्या बनेगा, तो आपका आंसर यहां से लाल रुधिर कणिका द्वारा, अर्थात आपका आंसर जो है वो आरबीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो आपका आंसर जो है वो यहां से आरबीसी, आपका आंसर यहां से बनेगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई कंफ्यूजन बाबू, ये पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई? तो आप लोग जरूर इस वीडियोज को दिल करे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस बेहतर सेशन से जुड़ सके और उसे भी इसकी जानकारी अच्छी तरीका से मिल सके। अगला प्रश्न है कि त्वचा का रंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, त्वचा के कलर की बात करेंगे, त्वचा के रंग की बात करेंगे, तो त्वचा के रंग जो है ये निर्भर किस पे करता है, तो कहता लिम्फोसाइट पर, ल्यूकोसाइट पर, मोनोसाइट पर। पता है ये सब आपको पार्ट्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये सब आपको डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स में आते हैं, और एक आपका है मिलिनोसाइट। तो याद रखिएगा, त्वचा के कलर की बात करेगा तो ये आपका आंसर होगा मिलिनोसाइट। यानी ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है, ये आपका जो है मिलेनोसाइट जो है, ये मिलेनोसाइट एक प्रकार का पिगमेंट होता है, और ये पिगमेंट की मात्रा यदि ज्यादा होती है, ध्यान देना है, इस पिगमेंट की मात्रा यदि ज्यादा होगा, यदि ज्यादा होगा, इस पिगमेंट की मात्रा यदि ज्यादा होगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है, यदि ज्यादा होगा तो आपका त्वचा जो है, यानी त्वचा का रंग जो है ये मेरे दोस्त काला हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है किसी व्यक्ति के त्वचा का कलर काला होने का वजह क्या है, तो आप आंसर क्या देंगे, मिलोनिसाइट्स पिगमेंट जो है, इस पिगमेंट की अधिकता की वजह से
त्वचा का कलर कैसा होता है, तो इसकी अधिकता की वजह से त्वचा का कलर जो है ये मेरे दोस्त काला होता है। किसकी वजह से, तो इसकी वजह से त्वचा का कलर जो है वो आपको काला होता है। यदि इसकी मात्रा ज्यादा रहेगा तब ऐसा होगा, यदि इसकी मात्रा, इस पिगमेंट की मात्रा यदि कम होगा, इसकी मात्रा यदि कम होगा तो ध्यान रखना है त्वचा जो है वो साफ कलर का होगा, अर्थात वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। यानी यदि कोई व्यक्ति गोरा है, और यही वजह है आप देखेंगे कि ठंडे प्रदेश में जो है व्यक्तियों का त्वचा बहुत साफ होता है, ठंडे प्रदेश के लोग काफी गोरे होते हैं, जबकि केरल की बात किया जाए, कर्नाटक की बात किया जाए या अन्य किसी गर्म क्षेत्र की बात किया जाए तो वहां के लोग काले होते हैं, क्योंकि वहां पर गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, जिससे मेलानिन पिगमेंट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लोग काले हो जाते हैं। और जहां ठंडा बहुत ज्यादा पड़ता है वहां मेलानिन पिगमेंट की मात्रा बहुत कम हो जाती है और वहां के लोग गोरे हो जाते हैं। तो इस तरीके से मेरे दोस्त यहां क्लियर हो गया कि आपका आंसर जो है यह मेलानोसाइट हो जाएगा। फिर कभी कभी क्वेश्चन जो डब्ल्यूबीसी में इस ऑप्शन से आते हैं, यहां पर मोनोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है कि डब्ल्यूबीसी में किसका आकार सबसे बड़ा है, किसका आकार की बात करता है कि किसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर सबसे बड़ा है। तो ध्यान देना है, सबसे बड़े स्ट्रक्चर की बात करेगा तो इसमें आपका आंसर मोनोसाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आपका आंसर यहां से मोनोसाइट हो जाएगा। क्लियर बाबू, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। एकदम आप लोग लगातार इस सेशन में बने रहे, एक से एक बढ़कर जानकारी मिलेगी जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा बेहतर होगा। तो आप लोग लगातार इस सेशन में बने रहेंगे और आप लोग लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इससे जुड़ सके, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है। यदि हम फल की बात करते हैं तो वो ज्यादा पौष्टिक होता है। क्वेश्चन है क्यों, इसमें किसकी मात्रा अधिक रहती है, यानी इनमें प्रचुर मात्रा किसकी रहती है। अब ऑप्शन का आता है वसा रहता है, प्रोटीन रहता है, तेल रहता है, स्टार्च रहता है। तो आप लोग आंसर कमेंट जरूर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, तो इसका आंसर प्रोटीन होगा। यानी फलियां जो है इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहता है, यानी इसकी मात्रा मैक्सिमम रहता है और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा पौष्टिक माना जाता है। और ये बॉडी के ग्रोथ करने के लिए, कभी कभी सवाल पूछती है कि बताइए बॉडी ग्रोथ करने के लिए, बॉडी को ग्रोथ करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी किसकी होती है, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की। तो याद रखना आपकी बॉडी के ग्रोथ करने के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होती है वो आपका प्रोटीन होता है। जबकि सर्वाधिक ऊर्जा की बात करेगी कि आपके बॉडी को सर्वाधिक एनर्जी जो है, ये सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो किससे मिलती है, तो आपको वसा से आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। और 1 ग्राम फैट जो है, इस 1 ग्राम फैट के पाचन से कितना, तो 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कभी कभी ये डाटा आपसे एग्जाम में पूछ देता है, याद रखना मेरे दोस्त कि 1 ग्राम वसा का अर्थात 1 ग्राम फैट का जब डाइजेशन होता है, जब पाचन होता है तो कितनी ऊर्जा मिलती है, तो आपका आंसर मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, 9.2 कैलोरी ऊर्जा जो है 1 ग्राम वसा के पाचन से मिलता है। यदि आप शिक्षक भर्ती में सफल होना चाहते हैं तो इस पूरी सेशन को जरूर देखें और आप लोग शेयर जरूर करें, और जितने भी पॉइंट्स को बताते हैं इसको नोट डाउन करें ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप तुरंत जो है इसका जवाब दे पाएंगे। तो यहां से क्लियर हो गया कि 1 ग्राम फैट के पाचन से 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ हैं, यानी जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलता है, उसमें आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट और वसा का ही नाम आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा। हालांकि आपकी बॉडी को प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन खनिज लवण की बात करेगा, विटामिन की बात करेगा तो ये सबसे आपकी बॉडी को ऊर्जा नहीं मिलती है। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, वसा से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है। और कितना मिलती है इसको ध्यान देना, यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो आपके बॉडी को 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम यदि प्रोटीन का पाचन होता है तो इससे 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और 1 ग्राम यदि फैट का पाचन होता है यानी वसा का पाचन होता है तो आपको 9.2
कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम एनर्जी की बात किया जाए कि आपके बॉडी को मैक्सिमम एनर्जी कहां से मिलता है, मैक्सिमम एनर्जी कहां से मिलता है, तो आंसर याद रखेंगे वसा से अर्थात फैट से आपकी शरीर को सर्वाधिक एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी में क्वेश्चन आएगा तो आंसर आपका बनेगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। फिर यहां से सवाल आएगा कितने कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलेगी, वो यहां से आपका क्लियर हो गया कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी ऊर्जा और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो मेरे दोस्त यहां से क्लियर हो गया, आपका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहता कौन सी विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है, तो ध्यान देंगे जिसको हीट देने से नष्ट हो जाएगा, इसमें एक विटामिन का नाम आता है और वो आपका कौन सा है मेरे दोस्त, तो ध्यान रखेंगे वो विटामिन आपका है वो आपका है विटामिन सी का नाम सुने होंगे। और विटामिन सी को क्या कहा जाता है, तो उसको एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड में। तो आपका आंसर क्या बनेगा, एस्कॉर्बिक एसिड बनेगा, जो आपको जल में भी आसानी से घुलनशील होता है और वो उष्मा देने पर भी वो आसानी से नष्ट हो जाता है। और एक बेहतर प्रश्न जो यहां से है, इसको नोट करके मेरे दोस्त अपने दिमाग में रखेंगे, वो क्या है, यदि क्वेश्चन पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन में किसका नाम आता है, तो इसमें विटामिन बी और विटामिन सी का नाम आता है। और कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे विटामिन बी और विटामिन सी की बात करेगा तो ये जल में घुलनशील विटामिन है। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है उसमें विटामिन ए का नाम आता है, विटामिन डी का नाम आता है, विटामिन ई का नाम आता है और विटामिन के का नाम आता है। यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चार विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील है और ये 2 विटामिन जो है ये आपको जल में घुलनशील है। तो अब सवाल पूछेगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है भाई, तो विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा की बात करेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो आपका आंसर यहां ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न कहता है कि डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई, आपको पता है कि डीएनए का जो संरचना होता है ये आपको डबल हेलिक्स में होता है। कैसे होता है, तो ये डबल हेलिक्स में डीएनए का संरचना होता है। इसके बारे में किसने बताया था, तो इसके बारे में वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के इस डबल हेलिक्स संरचना के बारे में बताया था। और इसके एक हेलिक्स की जो लंबाई है ये आपका 34 एंगस्ट्रम होता है। कितना भाई, तो आपका 34 एंगस्ट्रम होता है। लेकिन ये एक क्वेश्चन और यहां से ध्यान रखना है, ये तो आपका एक हेलिक्स की लंबाई पूछा तो आपका आंसर 34 एंगस्ट्रम हो गया। कभी कभी पूछता है कि डीएनए का व्यास कितना होता है, तो ध्यान देना डीएनए के व्यास की बात करेगा कि डीएनए का व्यास कितना होता है, तो ध्यान देना डीएनए का व्यास जो है ये आपका होता है 20 एंगस्ट्रम। कितना होता भाई, डीएनए के व्यास की बात करेगा तो डीएनए का व्यास जो है ये 20 एंगस्ट्रम होता है। और डीएनए के एक टर्न की लंबाई अर्थात डीएनए का हेलिक्स जो है, एक हेलिक्स की लंबाई वो आपका 34 एंगस्ट्रम होता है। तो ध्यान रखना है, व्यास पूछेगा तो बौसे व्यास और बौसे 20, बौसे व्यास और बौसे 20, व्यास पूछेगा तो आपका आंसर 20 एंगस्ट्रम होगा और टर्न की लंबाई पूछेगा तो आपका आंसर 34 एंगस्ट्रम होगा। कोई कंफ्यूजन बाबू? चलिए अगला प्रश्न है कि डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युतीय धारा को बाध्य करती है केवल एक दिशा में प्रवाहित होने के लिए। याद रखेंगे डायोड का काम होता है ये विद्युत धारा को अर्थात ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, तो ये केवल एक दिशा में प्रवाहित होने को क्या करती है, ये दर्शाती है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। क्लियर बाबू? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला कहता है सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देता है जब आप उसको करते हैं। अब जब पानी में डुबो देते हैं, जब तेल में डुबो देते हैं, लोहे के टुकड़े के निकट ला देते हैं और जब उसको गर्म करते हैं। तो ध्यान रखना है यदि कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और उसकी चुंबकशीलता को खो देने अर्थात खत्म करने की बात होगी कि उसकी चुंबकशीलता कैसे खत्म हो जाएगी, तो एक बात याद रखना है, या तो इस पदार्थ को आप क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, या तो उस पदार्थ को आप बहुत ज्यादा
पीटेंगे, इस दोनों कंडीशन में उसकी चुंबकशीलता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। या तो आप उसे गर्म करेंगे या तो आप उसे बहुत ज्यादा पीटेंगे। इस दोनों स्थिति में क्या होगा, इस दोनों स्थिति में जो है वो आपका जो है विद्युत चुंबकशीलता गुण जो है खत्म हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या बनता है, जब गर्म किए जाते हैं तो उसकी चुंबकशीलता खत्म हो जाती है, या फिर जब आप उसको पीटते हैं तो ऐसी स्थिति में भी चुंबकशीलता खत्म हो जाती है। फिर सवाल यहां से आती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए अस्थाई चुंबक जो है यानी परमानेंट मैग्नेट जो है, ये अस्थाई चुंबक जो है ये किसका बना होता है। तो आंसर याद रखना है, अस्थाई चुंबक जो है ये इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है, परमानेंट मैग्नेट की बात करेगा तो परमानेंट मैग्नेट जो है वो आपका स्टील का तैयार किया जाता है। क्लियर भाई। अगला है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा। यदि आप किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो आपको बढ़ जाता है। फिर ऑप्शन है घट जाता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे कि गर्म यदि करेंगे किसी अर्धचालक, अर्थात ये किसके बारे में पूछा था, ये आपसे सेमी कंडक्टर के बारे में पूछा कि बताइए उस सेमी कंडक्टर का जो होगा, उस सेमी कंडक्टर के बारे में आपसे पूछा कि बताइए सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध क्या होगा, अर्थात ये आपसे उसके रेसिस्टेंस के बारे में पूछना चाह रहा था। तो यहां पर ध्यान देना है, ऑप्शंस क्या कह रहा था इस सेमीकंडक्टर के बारे में कि उसका क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, या पहले बढ़ता फिर घटता है। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करेंगे, सभी लोग कमेंट में इसका आंसर करेंगे। तो ध्यान देना है, जब अर्धचालक को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। इसलिए आंसर ना तो ए होगा, ना तो सी होगा, ना तो डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा भाई, गर्म करेंगे तो जो सेमीकंडक्टर होगा अर्थात अर्धचालक होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा, आपका घटेगा। यदि गर्म नहीं करेंगे, नॉर्मल रहता है तो उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। याद रखेंगे, जब उसका नॉर्मल रहेगा, यानी जब ये जैसे सिलिकॉन की बात करता हूं या जर्मेनियम की बात करता हूं, ये यदि नॉर्मल रहता है तो जब ये नॉर्मल रहता है तो इसका जो है रेसिस्टेंस जो है, इसका जो रेसिस्टेंस है ये आपका मैक्सिमम रहता है। क्या रहता है मेरे दोस्ता, तो आपका मैक्सिमम रहता है। क्लियर भाई। चलते हैं अगले प्रश्न। कोई कंफ्यूजन बाबू, एकदम आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करते जाइए और लगातार हर एक प्रश्न को आप लोग देखते रहिए। अगला कहता है, यदि 10 वाट के 10 बल्ब हर दिन 1 घंटे जलाए जाते हैं तो प्रतिदिन होने वाली ऊर्जा की खपत के बारे में। देखिए कितना बेहतर सा सवाल है। ये सवाल क्या कहता है, यदि 10 वाट का बल्ब है और 100 वाट का बल्ब है और यदि वो प्रत्येक दिन यानी 10 बल्ब जो है हर दिन चलता है, तो ध्यान देना है, इसमें बताए थे जब आपसे पूछा जाए कि कितना यूनिट खपत होगा तो इसमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में जितना डाटा दिया हुआ है उन सब डाटे को क्या करना है, गुना कर देना। जितना भी डाटा क्वेश्चन में दिया गया है उस सब डाटा को गुना कर देना है और सब डाटा को गुना करने के बाद 1000 से भाग दे देना है। टोटल डाटा को गुना कर देना है और 1000 से भाग दे देना है, तो आपका निकल जाएगा कितना यूनिट आप खपत करेंगे। जैसे 100 वाट का बल्ब था तो 100 वाट हो गया, 10 बल्ब था तो 10 हो गया, 1 घंटा पर डे जलता है तो 1 हो गया। अब बट्टा क्या करेंगे, बट्टा 1000 करेंगे, 10 10 10 10 10 10 कट जाएगा तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो आंसर आपका जो है 1 यूनिट हो जाएगा। है किसी ऑप्शन में क्या, 1 यूनिट ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब 100 किलोवाट था, 10 था, ये नहीं होगा। इसमें हमेशा याद रखना, कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो ये बात हमेशा याद रखना है, कभी भी इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो जितना डाटा क्वेश्चन में दिया रहेगा उस सब डाटा को आप गुना कर देंगे और 1000 से आप भाग दे देंगे। टोटल डाटा को गुना कर देंगे और 1000 से आप भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ यूनिट के बारे में कि कितना यूनिट जो है वो आप यूज किए। क्लियर भाई। अगला प्रश्न है कि एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है। एक फ्यूज तार के बाद आपको पता है आपका फ्यूज तार जो है ये किसका बना होता है, तो आपका पीबी अर्थात शीशा और किसका एसएन यानी टीन का बना होता है और इसकी धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है तार की लंबाई पर, तार की परिधि पर, तार के पदार्थ पर, इनमें से प्रवाहित धारा पर। याद रखेंगे ये सब पर डिपेंड करती है लेकिन तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। नहीं पूछ रहा था, इसलिए आपका आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर ए। यानी फ्यूज तार जो है तार की लंबाई पर डिपेंड नहीं करती है धारा क्षमता, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर भाई। अगला प्रश्न है कि जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की शिल्ली में प्रविष्ट करता है तो क्या होगा। अब है उसका तरंगधैर्य घटेगा, तरंगधैर्य बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ती है, तरंगधैर्य और आवृत्ति दोनों में कोई बदलाव नहीं होगा। आप जल्दी इसका आंसर कमेंट करेंगे कि प्रकाश किरण वायु से कांच। अब ध्यान देना है यहां पर आपका वायु क्या है और कांच क्या है, तो ध्यान देंगे आपका वायु जो है यह एक विरल माध्यम है। वायु क्या है भाई, वायु जो है ये आपका विरल माध्यम है। और कांच की बात करूंगा तो आपका कांच जो है ये कांच एक सघन माध्यम है। कांच क्या है, कांच एक सघन माध्यम है। और वायु क्या है, तो वायु एक विरल माध्यम है। लेकिन आपसे सवाल क्या कहता है, ये सवाल आपसे कहता है कि बताइए यदि वायु से कांच में प्रवेश करती है, अर्थात ये क्वेश्चन कहता है कि बताइए सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। कहां से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। यानी आपका ये वायु है और ये कांच का टुकड़ा है, तो कहता है ये वायु से कांच के टुकड़े में प्रवेश करती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी इसकी वेवलेंथ के बारे में बोला तो ये अभिलंब की ओर मुड़ता है, अर्थात इसका तरंगधैर्य जो है, इसका वेवलेंथ जो है ये क्या होगा, इसका तरंगधैर्य घटेगा। यानी इसके वेवलेंथ के बारे में पूछा तो इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, घटेगा। यानी वेवलेंथ इसका घटता है। कोई दिक्कत बाबू, कोई कंफ्यूजन किन्हीं को भी। चलिए आगे बढ़े। क्या कभी कभी यहां से देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सघन माध्यम और कौन विरल माध्यम। याद रखेंगे जिसमें डेंस कम होगा वो विरल माध्यम होगा और जिसमें डेंस ज्यादा होगा वो आपका सघन माध्यम होगा। क्लियर बाबू, कोई कंफ्यूजन। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा श्यानता किसमें होती है। जल में होता है, वायु में होता है, खून में होता है, शहद में होता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, शहद में होता है। यानी जिसमें डेंस ज्यादा होगा उसकी सान्यता भी ज्यादा होगी और जिसका डेंस कम होगा उसकी सान्यता भी कम। तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आपका वायु जो है इसकी श्यानता जो है, इसकी श्यानता जो है वो आपका सबसे कम होगा क्वेश्चन के हिसाब से और शहद का सबसे ज्यादा होगा। अगला प्रश्न है जंग लगे लोहे से वजन में, लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा। इन जंग लगे लोहे के वजन के बारे में पूछा था तो याद रखिएगा जब आपका लोहा जो है इसमें जंग लगता है तो जब लोहा के ऊपर जंग लगता है अर्थात ऑक्साइड का नमी का सब लेयर जम जाता है तो इससे क्या होता है, इस लोहा के ऊपर इस जंग के लगने से क्या होता है कि लोहा के ऊपर जब जंग लग जाती है तो इससे उसका वजन जो है, इससे उसका वजन जो है पहले बढ़ता है। इससे उसका वजन क्या होता है, पहले बढ़ता है और फिर क्या होगा, इसका वजन पहले बढ़ता है और फिर क्या होगा, घटता है। यानी पहले इसका वजन बढ़ता है और फिर घटता है। अब कहता है ये लंबे समय तक बढ़ेगा, ये पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा और एक समान रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। लोहे में जंग लगने से लोहे का वजन पहले बढ़ता है फिर घटता है। याद रखना, पहले बढ़ता है फिर घटता है। यदि यहीं पर वजन के जगह यदि वो आपसे आयु की बात करेगा कि बताइए लोहे में जब जंग लगता है तो उसके आयु पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आयु याद रखना है जंग लगने से उसका आयु जो है वो घटेगा। यदि जंग लग जाएगा तो आयु घटेगा और वजन क्या होगा, वजन पहले तो बढ़ेगा क्योंकि उस पर ऑक्साइड का, उस पर नमी का परत जमती है तो पहले तो बढ़ जाएगा लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में उसका वजन घट जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। बोर है, वर्जिलियस है, डाल्टन है और थॉमसन है। यह आधुनिक परमाणु प्रतीक के बारे में आपसे पूछता है। यदि मैं परमाणु की बात करता हूं तो उससे रिलेटेड आपके बोर साहब भी हैं, वर्जिलियस साहब जो हैं ये सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं है, जबकि डाल्टन साहब भी हैं और आपका थॉमसन साहब भी हैं। अब यहां पर चूंकि आपका तीन ऑप्शंस एक साथ दिखा रहा है तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जब तीन को एक जैसा दिखता है और एक डिफरेंट दिखता है तो कभी भी जब ऐसा दिखे तो जो डिफरेंट दिखता है वही उसका आंसर होता है। इसको कहा जाता है तुक्का नियम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको तुक्का नियम कहा जाता है। तो तुक्का नियम में ध्यान रखना है कभी भी कि आपका जो एक जैसा मिलेगा
उसमें से छांटना है, तो जो सबसे अलग होगा वही इसका आंसर होगा। तो प्रस्तावित विधि पर जो है वर्जिलियस आधारित है। अगला है कि रेडियो सक्रिय दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन भी हल्का तत्व है, हीलियम भी हल्का तत्व है और ड्यूटेरियम भी क्या है? हल्का तत्व है। नहीं लेकिन बोला क्या? और टाइटेनियम भी हल्का तत्व है, लेकिन कहा था उसमें से वो क्या होना चाहिए? रेडियो एक्टिव होना चाहिए। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका जो ट्राइटियम है यही क्या है? रेडियो एक्टिव है। और ये है क्या? तो समझ लेंगे, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। यह हाइड्रोजन का समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स है। यह हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है। यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। कौन? आपका ट्राइटियम जो है यह हाइड्रोजन के समस्थानिक है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ट्राइटियम। जबकि हाइड्रोजन जो है ये ड्यूटेरियम क्या है? ये भी हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ये भी हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, लेकिन ध्यान रखना है ये जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है ये आपका क्या है? रेडियो एक्टिव नहीं है। इससे बनता क्या है? तो इससे आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड अर्थात भारी जल का निर्माण होता है। तो इसलिए आपका आंसर होगा ट्राइटियम, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? ध्यान देना, रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है किसी पदार्थ में होने वाला वैसा परिवर्तन जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है वो क्या होता है? वो आपका केमिकल चेंज होता है। अब उत्क्रमणीय में क्या होगा? पुनः प्राप्त कर लेंगे, नए पदार्थ बनेगा नहीं, तो पुराने पदार्थ में बदला जा सकता है। ऊर्जा में कोई निबल परिवर्तन नहीं होना और ऊर्जा का अवशोषण होना। यदि नया पदार्थ बनेगा केमिकल प्रक्रिया से बनेगा तो पुनः प्राप्त नहीं होगा। तो ये नहीं पूछ रहा था, तो ऊर्जा में कोई निबल परिवर्तन नहीं होना, ये क्या होगा? ये आपको एक केमिकल चेंज में अर्थात ये रासायनिक परिवर्तन में नहीं आ सकता है। तो आपका आंसर यहां से क्या बनेगा भाई? तो आपका आंसर जो बनेगा वो यहां से ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा, अर्थात ऊर्जा में कोई निबल परिवर्तन जो है नहीं होगा। यही आपका जो है आंसर बनेगा। पक्का भाई? चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है लेड संचायक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, लेड यानी सीसा संचायक सेल की बात करता है। तो आपका जो सीसा संचायक सेल है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। और H2SO4 को कहा जाता है रासायनों का सम्राट, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि रासायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो आप आंसर क्या दोगे? रासायनों का सम्राट H2SO4 को कहा जाता है। अगला है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंज ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन का मान क्या होगा? तो याद रखना पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है, क्योंकि आपका जो पीएच स्केल है, ये जो पीएच स्केल तैयार किया गया था ये 0 से लेकर 14 तक के रेंज का तैयार किया गया था, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान आपका 14 होगा। इसको बेसिकली दो भागों में बांटा गया, एक 7 से कम वाला और एक 7 से ज्यादा वाला। तो 7 से जो कम वाला होगा ये आपका अम्लीय होगा और 7 से ज्यादा वाला होगा तो क्षारीय होगा। और यदि 7 हो जाएगा तो ये आपका उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? तो उदासीन हो जाएगा। अगला है सफाई में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन सा है? तो इसमें आपका सल्फोनेट का नाम आता है। किसका नाम आता भाई? तो इसमें आपका सल्फोनेट का नाम आता है। तो चलिए मेरे दोस्त, ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बिहार शिक्षक भर्ती में यदि आप पास करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इसका फायदा लें। धन्यवाद।